इंडिया यूएस और चाइना के बाद क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। अगर इंडिया की इंपोर्टेड आइटम्स लिस्ट की बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल नंबर 1 पर आता है। लास्ट ईयर हमने 158 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करे थे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर, जो कि हमारी इकोनॉमी का 5%। अगर बात करें रुपीस में तो ये 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या इतना इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना सही है, और अगर नहीं तो हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरजी टॉक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाएं और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी जिससे आपके लिए वीडियो समझना आसान है। सबसे पहले है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो, ये पूरी दुनिया एक मार्केट की तरह है। अगर हमारा देश अपने देश में कुछ बनी हुई चीज़ बाहर बेच रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। सिमिलरली अपनी अगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं और अपने देश में ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि आयात। ठीक है, अब दूसरी टर्म की बात करते हैं जो है डिमांड एंड सप्लाई। देखो, अब अगर मार्केट में कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उसकी नीड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम, तो होगा क्या? वो चीज़ महंगी होती चली जाएगी, है ना। और अगर दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट में डिमांड तो भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा होती जा रही है, तो होगा क्या? धीरे धीरे कॉम्पिटिशन के चलते उस चीज़ का प्राइस कम होता चला जाएगा। तो ये है डिमांड और सप्लाई का खेल। ठीक है, ये सब समझने के बाद अब जानते हैं कि क्रूड ऑयल बेसिकली होता क्या है। देखो, लाखों साल पहले सी बेड में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मरने के बाद सी बेड के नीचे दबते चले गए, वो धीरे 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 हीट और प्रेशर की वजह से एक लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, जिस लिक्विड को बेसिकली क्रूड ऑयल बोला जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? मेजरली सबको ये तो पता होगा कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम और डीजल बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि क्रूड ऑयल के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको यूज़ करके 6000 से भी ज़्यादा आइटम्स बनाई जाती है। आप जो टूथब्रश यूज़ करते हो, जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गए जिसमें आप पानी पीते हैं, या फिर जो सड़क बनती है उसमें जो बिटुमेन यूज़ होता है वो हो गया, रॉकेट फ्यूल हो गया, शिप का चलने वाला फ्यूल हो गया, और भी ऐसी 6000 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है। इसी वजह से, इसकी इतनी यूसेज की वजह से इसको 20th सेंचुरी का ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इंडिया में हम कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए शुरुआत करते हैं 1980 से। 1980 में हम एक दिन में 6.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। 2000 तक हमारा ये इंपोर्ट 22 लाख बैरल्स पर प्रतिदिन से भी ज़्यादा हो गया। और अगर करंटली जून की बात करें 2023 की, तो हम एक दिन में 51 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी नीड और रिक्वायरमेंट कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बैरल के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। एक बैरल में 158 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है। आज की डेट में हम 51 लाख बैरल यूज़ कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 81 करोड़ से भी ज़्यादा लीटर ऑयल, जो कि हम एक दिन में इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पर शॉकिंग बात ये नहीं है। शॉकिंग बात ये है कि हम अपनी टोटल कंजम्पशन का 85% पोर्शन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये जो हमारा इंपोर्ट है ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें 2019 की, तो हम अपनी टोटल कंजम्पशन का 83.8% इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि अब 2023 में 87% से भी ऊपर जा चुका है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में जितने भी ऑयल के अवेलेबल प्रूवन रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम तेल निकाल रहे हैं, वो डे बाय डे कम हो रहे हैं। अगर हमारी ऑयल की डिमांड्स इसी स्पीड पे बढ़ती रही तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 2030 तक हम एक दिन में 67 लाख ऑफ बैरल बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2045 तक हम 1 करोड़ 10 लाख बैरल एक दिन में इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। और हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ के उसकी तरफ स्विच करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पर अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस इंपोर्ट की वजह से आपकी और हमारी जिंदगी कैसे अफेक्ट हो रही है। अब देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पर कोई टेंशन राइज होती है जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई में कमी आ जाए, तो हमारे इंडिया में जो हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम स्कूटी, बाइक, कार यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हमारी जेब से पैसा भी ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हमारे देश में कोई भी चीज़ बन रही है तो उसके बनने के बाद हमें उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, जिसको लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। अब अगर तेल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे घरों तक आता है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी ही पॉकेट्स पर फर्क पड़ेगा। ठीक है। सेकंड जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे। देखो, अगर आज की डेट में हमारा ऑयल का प्राइस बढ़ता है या हम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और हमारी दूसरी तरफ में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो स्पीड में नहीं बढ़ रहा, तो क्या होगा कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, क्योंकि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट बाहर जा रहा है वो कम कर रहे हैं, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वो आता है हमारी परचेजिंग पावर पर। कैसे? अगर आपके देश में इंपोर्ट तो बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है तो इसकी वजह से आपकी जो देश की करेंसी होती है वो वीक पड़ने लगती है। अब अगर आपकी देश की करेंसी वीक पड़ेगी तो उससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ओवरऑल लाइफ पे और आपकी करेंसी पे और आपकी इकोनॉमी पर क्रूड ऑयल से के इंपोर्ट से बहुत फर्क पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, अब सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया में ऑयल रिजर्व्स को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐसी 450 लोकेशन सर्च भी करी है जहां पर ऑयल मिलने के चांसेस हैं, और उन्होंने हमारे देश की जितनी भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं उनको ये डाटा भेज दिया है और उनको बोला है कि आप इन जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू करें जिससे हम अपने देश में ही कच्चा तेल पैदा कर सकें। ये हो गई नंबर 1 चीज़। नंबर 2, ये इंफॉर्मेशन है अंडमान और निकोबार के बारे में। वैसे तो इस पर पूरी अलग से एक वीडियो बन सकती है, बट मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ। अंडमान और निकोबार हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, और ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बट रिसेंटली हमारी सरकार ने यहाँ पर कुछ रिसर्च और सर्वेस करवाए जिससे ये पता चला कि इसके सी बेड में इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगले 70 से 100 साल तक हम बिना ऑयल इंपोर्ट करे सारी की सारी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हम वहाँ से तेल निकाल क्यों नहीं रहे? एक्चुअली में वो तेल इतनी डेप्थ पे जाकर है कि वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो सरकार उन्हीं चीज़ों को अरेंज करने के लिए दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज से बात में लगी हुई है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तीसरी चीज़ जो हमारी सरकार कर रही है वो कर रही है शिफ्टिंग फ्रॉम दिस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिन्यूएबल सोर्सेज। इसमें 4 बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 न्यूक्लियर पावर एनर्जी, नंबर 3 EVs एंड नंबर 4 हाइड्रोजन फ्यूल। देखो, आपको पता है कि हम बहुत स्पीड से अपने सोलर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। नंबर 2, अपनी पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए मार्केट में EVs आ चुकी है और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने EVs पर शिफ्ट कर भी लिया है। आज की डेट में EVs थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो जो लोग इनको अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ज़रूर खरीदें। और फ्यूचर में हमारी सरकार लगातार ऐसे रिसर्च में लगी हुई है कि इस EVs को जल्दी से जल्दी सस्ता किया जा सके, इनकी प्रोडक्शन को, प्लस अपनी तरफ से सब्सिडी भी दे रही है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा EV की तरफ शिफ्ट करें। लेकिन अगर इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 2023 में अभी ऑन रोड 326 मिलियन से भी ज़्यादा 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स और जितने भी व्हीकल्स हैं रन कर रही हैं, और उसमें से केवल और केवल 2.2 मिलियन ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो ये जो गैप है नॉर्मल व्हीकल्स और EVs के बीच में बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, कुछ सालों में टाइम के साथ साथ अगर अवेयरनेस बढ़ती रहे और ये जो EV है, इनकी जो व्हीकल्स है सस्ते होते रहें, तो डेफिनेटली लोग EV की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट
जो एक स्टेप हो सकता है वो होता है हाइड्रोजन फ्यूल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाइड्रोजन फ्यूल चीप भी होगा, सेकंड चीज़ उससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होगा, प्लस हमारी जो ऑयल है उस पर डिपेंडेंसी भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली व्हीकल्स और अभी मार्केट में लार्ज स्केल पर नहीं है, केवल कुछ ही प्रोटोटाइप्स और कुछ ही गाड़ियाँ चल रही हैं या फिर कुछ ट्रेन्स हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चली हैं। बट हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए एक इकोनॉमिकल गाड़ियाँ हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली अभी तक नहीं बनी है। तो हम इस पर भी सरकार एक्सटेंसिव रिसर्च में लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी ये व्हीकल्स भी मार्केट में आ सकें। तो ये सब नॉलेज थी मेरी तरफ से फ्रेंड। आप बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। वी एज ए सिटीज़न हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वर्ल्ड लेवल पर ऑयल की पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है। तो उस वीडियो का इंतज़ार करें और बने रहें हमारे साथ। टेक केयर।